गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो पीआईबी सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पीआईबी का इंपॉर्टेंस एक बार फिर से मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। पीआईबी क्यों हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पीआईबी का इंपॉर्टेंस क्या केवल प्रीलिम्स में है या मेंस में भी है। एग्जैक्टली इसका इंपॉर्टेंस मेंस में भी है। मेंस में भी किस तरह से है, अगर आप चीजों को समझ रखे होंगे, मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट पीआईबी के न्यूज से ही होता है। पीआईबी से रिलेटेड जो गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं, गवर्नमेंट के जो आइडियाज होते हैं वहां से होते हैं। कुछ क्वेश्चन का आप वैल्यू एडिशन इन मेंस एग्जामिनेशन आप पीआईबी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उससे कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट का कोई स्कीम है, उस स्कीम में जो बातें की गई हैं, बस जो बातें की गई हो, स्कीम्स में जो चीजें होती हैं वह बेसिकली गवर्नमेंट का आइडियाज होता है। मींस गवर्नमेंट क्या कर रही है और गवर्नमेंट का इन फ्यूचर प्लान क्या है, क्या भविष्य में वह करने वाली है किसी पर्टिकुलर इश्यूज को लेकर के। तो वैसे न्यूज को पीआईबी कवर करता है। अगर ऐसे न्यूज को हम मेंस के साथ इंटरलिंक करें तो मेंस के डायरेक्ट क्वेश्चंस तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ ही साथ वैसे भी क्वेश्चंस में आपके मार्क्स इनहेंस होंगे, वैल्यू एडिशन होगा, जहां पे आपको करंट अफेयर से चीजों को जोड़ने की जरूरत है। अब आते हैं प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में भी इसका इंपॉर्टेंस है। प्रीलिम्स में क्या इंपॉर्टेंस है, प्रीलिम्स में आप देखेंगे कुछ एक्सक्लूसिव क्वेश्चन जो कि आपको जनरल मैगजीन, न्यूज़पेपर वगैरह कवर नहीं करता है, वह पीआईबी ही कवर करता है और डायरेक्ट पीआईबी से वह क्वेश्चन होता है। तो इसी को ध्यान रखते हुए सीरीज स्टार्ट किया गया है। थोड़ा गैप हो गया है, कुछ पर्सनल इशू था, लेकिन फिर से इसको कंटिन्यू किया गया है। जहां से प्रीवियस क्लासेस हमारी खत्म हुई है वहां से 15 मार्च तक का यह न्यूज कलेक्शन आज का है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 15 मार्च से लेकर के कंप्लीट 1 अप्रैल तक के क्लास को कवर कर लेंगे, तो हम लोग कंटिन्यू हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं इस क्रम में आज का पहला न्यूज क्या है और यह न्यूज आपके किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है या मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट न्यूज आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, एमसीक्यू के फॉर्म में है। पर्पल फेस्ट रिलेटेड विथ व्हिच कम्युनिटीज। पर्पल फेस्ट जो है, आपने बहुत सारा कलर बेस्ड फेस्ट को सुना होगा, बहुत सारे कलर बेस्ड रिवॉल्यूशन को सुना होगा और उसी क्रम में यह न्यूज है। और यह न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है, यह आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्पल फेस्ट किस कम्युनिटी से संबंधित है। ऑप्शंस आर रिलेटेड विथ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, रिलेटेड विथ वुमेन्स, रिलेटेड विथ एलजीबीटी, रिलेटेड विथ हैंडीकैप। आंसर बताइए। रिलेटेड विथ हैंडीकैप, राइट आंसर इज डी, रिलेटेड विथ हैंडीकैप। किससे संबंधित है यह जो विकलांग होते हैं उससे संबंधित यह पर्पल फेस्ट है। अब समझिएगा, गवर्नमेंट ने पर्पल फेस्ट को ऑर्गेनाइज किया, इसके पीछे क्या रीजन है, इसका पर्पस क्या है। अब यह पर्पल फेस्ट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है ही है, यह मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल इशू बेस्ड टॉपिक, अगर यूपीएससी में आप जा रहे हैं तो वहां पे इससे मेंस के क्वेश्चंस बनते हैं। और बीपीएससी की अगर हम लोग बात करें तो बीपीएससी में भी आपको यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। मेंस में आप एज ए एग्जांपल इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इसमें चीजें क्या क्या है, क्या क्या इसमें गवर्नमेंट के स्कीम्स में चीजें कही गई हैं। राष्ट्रपति भवन ने पर्पल फेस्ट का आयोजन किया। जो पीआईबी और न्यूज गवर्नमेंट के साइट्स पे रहता है, कोशिश किया जाता है एज इट इज उसको यहां पे आपको लाया जाए। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है 2047 तक विकसित भारत, जो हमारा टारगेट है डेवलप्ड इंडिया का 2047 तक है, यह भी अपने आप में क्वेश्चन है, जिसमें कलेक्टिव एफर्ट होगा। और उस कलेक्टिव एफर्ट में जो हमारे हैंडीकैप्स है, जो विकलांग है, उसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। अभी तक ऐसा माना जाता है जो विकलांग है, हैंडीकैप्ड है, वह प्रोडक्टिव पॉपुलेशन नहीं है। हमारा माइंडसेट होता है, हमारी सोसाइटी का एक गलत नैरेटिव है। जो विकलांग है मीन्स मानसिक रूप से वह कमजोर होगा, शारीरिक रूप से वह कमजोर होगा, उसकी उत्पादक क्षमता नहीं होगी। तो इस नैरेटिव्स को यहां पे क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। मीन्स जो डिपेंडेंट जनसंख्या के रूप में देखा जा रहा है जिस जनसंख्या को, उसको उत्पादक जनसंख्या के रूप में देखा जाएगा इस फेस्ट से। तो यहां से विकलांग लोगों की पार्टिसिपेशन भी इकोनॉमी में क्या होगा, बढ़ेगी, उनकी डिपेंडेंसी क्या होगी, कमेगी। ये डेवलप्ड इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। 2047 जो रखा गया है उसमें इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। फिर इसमें कहा गया है दिव्यांगजनों की प्रतिभा, उपलब्धियों और आकांक्षाओं का जश्न मनाने के लिए 13 मार्च 2026 राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया। दिन भर चले इस उत्सव में 8000 से अधिक जो हैंडीकैप्स थे वहां आए हैं। अमृत उद्यान का दौरा किया। अमृत उद्यान वही है जो मुगल गार्डन हुआ करता था, उसी का नाम बदल के अमृत उद्यान किया गया है, जो आज का खास तो उनके लिए खेला गया था। उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए काम करके विभिन्न संगठनों द्वारा लगाए गए स्टॉल के जरिए कई मनोरंजन, खेलों और सीखने गतिविधियों में भाग लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है यह।
जो यह पर्पल फेस्ट है, इस होस्ट किसने किया था? प्रेसिडेंट हाउस ने किया था। और इसमें बेसिकली जो विकलांग है उनके मनोबल को, उनको मानसिक रूप से और मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है, जिससे अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी अधिक से अधिक क्या हो, सुनिश्चित हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यह न्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, न केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या कहता है हमारा। हाँ, यह एक्सक्लूसिव बिहार बेस्ड न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीबीआई न्यूज फॉर बीपीएससी एग्जामिनेशन। अगर बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यह बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। बीबीआई क्या है? हाल ही में बिहार की कौन सी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है? ऑप्शंस आर गंगोटा, कुर्मी, कुशवाहा, नन ऑफ दीज। गंगोटा, एग्जैक्टली। गंगोटा जाति को जो है वह क्या किया गया है? अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है, शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया गया है। यह प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस होगा, समझिएगा चीजों को। किसी भी जाति को, जनजाति को अनुसूचित जनजाति कैटेगरी में शामिल करने का आधार क्या है? क्या उसके एंथ्रोपोलॉजिकल बेस है, मीन्स निर्जातीय आधार है? क्या उसकी प्रशासनिक प्रक्रिया है, मीन्स किस प्रकार से किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति कैटेगरी में रखा जा सकता है? यह मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। तो ये न्यूज प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे होंगे पीआईबी के ये जो न्यूज है, यह जनरली आपको जो है जो रेगुलर न्यूज आप पढ़ते हो वहां पे नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट साइट से गवर्नमेंट ऑथेंटिक न्यूज होते हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए देखते हैं। बिहार के गंगोता जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है। केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गा दास उड़के ने लोकसभा को सूचित किया कि भारत सरकार ने दिनांक 15/6/1999 को 25/6/2002 और 14/9/2022 को पुनः संशोधित किया है और अनुसूचित जनजातियों की सूची में समावेशन से अपवर्जन अन्य संशोधनों के दावे पर निर्णय लेने की प्रावधान निर्धारित की है। प्रावधानों के अनुसार केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विचार किया जाता है तथा विधान में संशोधन किया जाता है जिन्हें संबंधित राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुशासित किया जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है। क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म? प्रावधानों, जो प्रोविजंस है, प्रावधान को क्या कहते हैं? प्रोविजंस। प्रावधानों के अनुसार केवल उन्हीं प्रपोजल पर कंसीडर किया जाता है जिसको विधान में संशोधन, मीन्स विधानसभा उसको अमेंड करके भेजती है, राज्य सरकार या यूनियन टेरिटरी। यह भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर पॉलिटी के क्वेश्चंस को देखेंगे तो किसी भी जाति या को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रपोजल सबसे पहले किसके द्वारा भेजा जाता है? उस राज्य के विधानसभा के द्वारा भेजा जाता है, तभी केंद्र सरकार उसके ऊपर कंसीडर करती है। ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी में तो है ही है, इस तरह के क्वेश्चन जनरली यूपीएससी में पूछे जाते हैं। आईएएस का एग्जाम अगर आप देते हैं वहां पे यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आइए देखते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है। इसकी प्रक्रिया अगर आप देखेंगे तो इसके प्रोसेस में देखेंगे, प्रपोजल फॉर इंक्लूजन मींस शामिल करने की प्रक्रिया है। इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज आर प्रोसेस्ड इन अकॉर्डेंस विद एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स। दिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, मींस ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं जो शामिल हो गया अब इसमें शामिल नहीं होगा। कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्रपोजल रिसीव्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, मींस प्रपोजल किससे रिसीव होगा? जो मैंने अभी बोला है, स्टेट गवर्नमेंट से होगा। रिसीव्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट मस्ट बी accompanied बाय एन एंथ्रोपोजेनिक रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। एक मिनट। दिस इज कंटिन्यू प्रपोजल रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट से रिपोर्ट ये होगा, मस्ट बी accompanied बाय एन एंथ्रोपोजेनिक रिपोर्ट। एंथ्रोपोजेनिक रिपोर्ट मींस क्या? निर्वंश विज्ञान, निर्जातीय रिपोर्ट भी शामिल होनी चाहिए। मींस इसका संबंध किस प्रजाति से है, कहां से यह बिलोंग करता है, इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यह भी शामिल होना चाहिए। प्रस्तावों की जांच आरजीआई के कार्यालय और फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो NCST है के द्वारा की जाती है। यदि प्रस्ताव ORGI द्वारा अनुशासित नहीं होता है तो राज्य सरकारों को ORGI द्वारा उठाए गए बिंदुओं के बारे में संसूचित किया जाता है ताकि अतिरिक्त जानकारी यदि कोई जरूरत हो तो राज्य सरकार द्वारा दिया जा सके। तो ये पूरा प्रोसेस है किसको? किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का। तो यह आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी में अगर क्वेश्चन पूछता है यहां से तो आप इसको इस तरह से डील करेंगे, सीधे सीधे क्या प्रोसेस है इसका, इसको इसमें लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? बहुत इंटरेस्टिंग है। सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम पीएम राहत रिलेटेड विथ केंद्र प्रायोजित योजना पीएम राहत संबंधित है।
free medical facility due to train accident, free medical facility due to road accident, free medical facility due to earthquake casualty, all of the above. बताओ, all of the above. बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ, किससे है यह? रोड एक्सीडेंट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी अपने आप में आपका। अभी दो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ध्यान रखिएगा। एक तो एक्सीडेंट को लेकर के है, रोड एक्सीडेंट के कंडीशन में, स्थिति में क्या क्या उपाय किए जाएं और क्या क्या ये होना चाहिए, उसके लिए। दूसरा है, एक है पीएम आवास करके, जो शेल्टर प्रोग्राम है, किसके लिए? ट्रक ड्राइवरों के लिए। जो ट्रक ड्राइवर जाते हैं, रोड पे चलते हैं, हाईवे पे चल रहे होते हैं, तो उनको एक अच्छा व्यवस्था सोने का, क्योंकि जब तक अच्छे से अच्छी नींद नहीं होगी तो वो अच्छे से गाड़ी ड्राइव नहीं करेंगे, उनकी ड्राइविंग टेक्निक में एक एरर होगा। और देखते हैं एक्सीडेंट, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, उन एक्सीडेंट्स को मिटिगेट करने के लिए, उसको, वो एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे उपाय किए गए हैं। उसमें से एक उपाय वह भी है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए इसमें थोड़ा इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं, क्या है यह। अगर पीएम राहत स्कीम डिटेल्स में पूछा जाए, पीएम, जैसे क्वेश्चन का फॉर्मेट हो सकता है मेंस में, पीएम राहत स्कीम के मुख्य प्रावधान को बताएं, यह स्कीम किस प्रकार से हाल के दिनों में होने वाली सड़क से संबंधित दुर्घटनाओं को कम कर सकता है या उसके प्रभाव को कम कर सकता है। तो सीधे सीधे जो गवर्नमेंट का स्कीम्स है, जो चीजें दे रखी है, उसको आप यहां पे लिख सकते हैं। क्या है? इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा 13/2/2026 को किया गया है। इसे दिनांक 19/2/2026 को अधिसूचित किया गया है। माध्यम से प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल में भर्ती एवं सुनिश्चित उपचार, पीएम राहत योजना नाम दिया गया है। योजना की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। मेन प्रोविजंस अगर आपसे पूछता है तो सीधे सीधे ये पॉइंट्स आपको लिखना, कुछ भी नया नहीं करने की जरूरत है, समझे? क्योंकि पीएम राहत स्कीम के मुख्य प्रावधान क्या है, जो गवर्नमेंट कह रही है वही होगा। तो हाँ, इसमें करना क्या है, अगर डिपेंड करता है डिमांड ऑफ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन का कितना लेंथ है, कितने वर्ड्स में क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। अगर कम वर्ड में कर रहा है, यहां पे थोड़ा हम इसको क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया पहला प्रोविजन है, किसी भी श्रेणी की सड़क पर होने वाली दुर्घटना में शामिल प्रत्येक पीड़ित को दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों तक प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपए तक का उपचार प्रावधान किया जाएगा। यह उपचार सुविधा मोटर वाहन के उपयोग से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं सभी पीड़ितों के लिए उपलब्ध, जितने भी रोड एक्सीडेंट से डेथ होती है सबके लिए यह सुविधा होगा। आइए दूसरा क्या है इसमें देखते हैं। दूसरा पॉइंट इस प्रोविजन में, प्रत्येक सड़क दुर्घटना पीड़ित को निर्धारित अस्पतालों में गैर जीवन घातक मामले में 24 घंटे तक, जीवन घातक मामले में 48 घंटे तक स्थिरीकरण उपचार प्रदान किया जाएगा, जो पुलिस की प्रतिक्रिया पर निर्भर होगा। मींस कौन सा जो ये है कैजुअलिटी ग्रेवियस है, कौन सा नॉन ग्रेवियस कैजुअलिटी है, उसके आधार पर यह डिसाइड होगा। यह वैधानिक योजना किसी भी अन्य केंद्रीय राज्य स्तरीय योजनाओं को पर प्राथमिकता रखेगी। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का पहले से कोई ऐसा स्कीम चल रहा है तो उसके ऊपर इसको प्रायोरिटी मिला रहेगा, यह प्राथमिकता में रहेगा। कोई स्टेट इसको लागू करने से डिनाई नहीं कर सकता, यह इंपॉर्टेंट है। फिर इस योजना के 2 मौजूदा प्लेटफॉर्म है। पुलिस अधिकारियों द्वारा दुर्घटना रिपोर्टिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले EDAR इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट और अस्पताल द्वारा उपचार दवा प्रस्तुत करने तथा भुगतान प्रक्रिया के लिए उपयोग किए जाने वाले नेशनल हेल्थ अथॉरिटी TMS 2.0 लेन देन प्रबंधन प्रणाली के एकीकरण के माध्यम से सफलतापूर्वक लागू किया जाएगा। फिर अस्पतालों को प्रतिपूर्ति मोटर वाहन दुर्घटना निधि के माध्यम से की जा रही है। अस्पताल को जो कंपनसेट किया जाएगा, जो मोटर वाहन निधि है, जो फंड है, उसके माध्यम से अस्पतालों को यहां पे क्या किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा। यह निधि उन मामलों के में सामान्य बीमा कंपनियों के योगदान से संचालित होती है जहां दोषी मोटर वाहन बीमित होते हैं तथा बिना बीमा वाले हिट एंड मामले में बजटीय सहायता के माध्यम से वित्त पोषित होते हैं। तो ये सब कुछ इसके प्रोविजंस है। किसके? जो न्यू मोटर रोड एक्सीडेंट से जो कैजुअलिटी होती है, जो डेथ होता है या फिर जो घायल होता है, उसके लिए भारत सरकार का यह प्रावधान है, जिसको पीएम राहत स्कीम कहा गया है। यह इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने किस राज्य से राष्ट्रव्यापी जल महोत्सव 2026 के अभियान का शुभारंभ किया है? समझिएगा, जल महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाटर क्राइसिस है, जल से संबंधित बहुत तरह की समस्या है, सरकार के द्वारा बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं और यह जल महोत्सव 2026 है। ऑब्वियस सी बात है, अंडरस्टूड है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो द यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति लॉन्च द नेशन वाइड जल महोत्सव 26 कैंपेन फ्रॉम विच स्टेट
राइट आंसर इज गुजरात। इसका सही उत्तर क्या है? गुजरात से यह किया गया है। अगर बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो इतना एक लाइन में हमारा यह क्वेश्चन का आंसर काफी है। आइए देखते हैं इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्या है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गुजरात से राष्ट्रव्यापी जल महोत्सव 2026 अभियान की शुरुआत की। इस दिन को सुजलम शक्ति दिवस के रूप में भी जाना जाता है। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति लॉन्च द नेशन वाइड जल महोत्सव 2026 कैंपेन फ्रॉम द गुजरात इंटरनेशनल वुमेन्स डे। बहुत इंपॉर्टेंट है यह वर्ड। किस दिन यह स्टार्ट हुआ है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे के स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ऑल्सो ऑब्जर्व्ड एज सुजलम शक्ति दिवस। इसको किस दिवस के रूप में मनाया गया है? सुजलम शक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। तीन पार्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गए। क्या क्या? पहला सुजलम शक्ति दिवस, दूसरा वुमेन्स डे के दिन इसका इनॉग्रेशन हुआ, कहां से हुआ है? गुजरात से हुआ। तीन, फिर यह जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का एक प्रमुख अभियान है जिसे हर साल 8 से 22 मार्च तक मनाया जाता है। इसका टैगलाइन है, इसका जो पंच लाइन है क्या है? गांव का उत्सव देश का महोत्सव। यह भी अपने आप में हमारा क्या है? एक क्वेश्चन है। इन इंग्लिश, it is a flagship campaign by the Department of Drinking Water and Sanitation Ministry of Jal Shakti, observed annually from 8 to 22nd of March. Its tagline is गांव का उत्सव देश का महोत्सव, विलेज फेस्टिवल्स नेशंस फेस्टिवल्स। ये टैगलाइन जरूर याद रखिएगा, गांव का उत्सव देश का महोत्सव, विलेज फेस्टिवल्स नेशन फेस्टिवल्स। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना। अब देखिए, जैसे वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण पर आधारित मेंस के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें बहुत सारे कन्वेंशनल पॉइंट को लिखिएगा ही। साथ ही साथ इस करंट अफेयर्स की चीजों को हाल के दिनों में भारत सरकार ने जल दिवस के 2026 के में ये प्रावधान रखा है जिसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को क्या की गई है? प्राथमिकता दी गई है। और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में महिलाओं को वुमेन्स डे में, क्योंकि अगर वाटर क्राइसिस होता है तो उससे सबसे अधिक फेस कौन करता है? उससे सबसे अधिक फेस महिला करती है, क्योंकि पानी का अरेंजमेंट करना फिर महिलाओं की जिम्मेदारी होती है। और मैंने लाइव देखा है जो 2-2 किलोमीटर दूर से, अभी भी राजस्थान में, जो घर में पानी, पेयजल के लिए पानी, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करवाना महिलाओं की जिम्मेदारी होती है। 2-2 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर दूर से वह पानी को क्या करती है? वह लाती है। तो इसमें फेस और सफर महिला करती है, इसलिए इसको वुमेन ओरिएंटेड और वुमेन डे के दिन ही सेलिब्रेट किया गया है। फिर क्या है? इसके जो मेन प्रोग्राम्स थे, मुख्य कार्यक्रम क्या क्या था? जल अर्पण दिवस था। इसकी शुरुआत जल अर्पण दिवस से हुई। मीन्स ये जो इनॉग्रेट हुआ वो किससे हुआ? जल अर्पण दिवस। यह एक ऐसा समारोह था जिसमें ग्रामीण पेयजल से जुड़ी संपत्तियों को औपचारिक रूप से ग्राम पंचायत, ग्राम जल और स्वच्छता समितियों को सौंपा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। आप देखेंगे इस न्यूज का जो तासीर है, जो हम लोग कहते हैं, इस न्यूज का जो डेप्थ है, की पॉइंट है, वह दिखा रहा है इसका इंपॉर्टेंस। यह आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, आइदर इन बीपीएससी और यूपीएससी दोनों ही एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस सेंस में? जैसे सबसे पहले तो यह वुमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम है, महिला सशक्तिकरण को मजबूत करेगा। दूसरा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, क्या है यह? सामुदायिक भागीदारी। और तीसरा इसमें क्या है? ग्राम पंचायत, लोकल लेवल्स पे भी ग्राम पंचायत, ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को सौंपा गया है। ये इसकी इंपॉर्टेंस को और बढ़ा रहा है। इससे क्या होगा? रूट लेवल पे डेवलपमेंट होगा और बहुत सारी चीजें क्या होंगी? क्लियर होंगी। दूसरा जो था इसमें प्रोग्राम क्या था? जल प्रबंधन और जल संकल्प। समुदाय की गांव की जल प्रणालियों की सुरक्षा, रखरखाव के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को फिर से दोहराने के लिए जल बंधन और जल संकल्प जैसी गतिविधियां आयोजित की गई है। फिर बहुस्तरीय कार्यान्वयन, समन्वित कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए जल महोत्सव 4 स्तर पे है। ध्यान रखिएगा, ये इसका इंपॉर्टेंस है। कितने स्तर पे है? मल्टी लेवल इसका इंप्लीमेंटेशन होगा। राष्ट्रीय स्तर पे है, स्टेट लेवल पे है, राज्य के स्तर पे है, और फिर जिला स्तर पे है, और ग्राम पंचायत के स्तर पे है। मींस यह 4 लेयर में इसका होना यह सुनिश्चित करता है यह कितना डिसेंट्रलाइज्ड है, कितना लोकतांत्रिक है, कितना ह्यूमैनिटेरियन है, कितना वुमेन इंपावरमेंट को यह प्रमोट कर रहा है। और इससे समझ सकते हैं इस न्यूज का इंपॉर्टेंस, ये न्यूज कितना इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, आइदर वह प्रीलिम्स हो या मेंस हो। न्यूज कुछ भी नहीं पढ़ लेना है, न्यूज
को कनेक्ट करना है अपने सिलेबस से, अपने टॉपिक से, तो न्यूज न्यूज है, नहीं तो न्यूज फिर जंक मैटर है। फिर इस न्यूज में सुजलम शक्ति वुमेन द कोर, महिलाओं को क्या किया गया है, कोर में रखा गया है। इस अभियान में जल प्रबंधन महिलाओं की परिवर्तनकारी भूमिका को उजागर किया है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। उदाहरण के 24 लाख से अधिक महिलाएं फील्ड टेस्टिंग किट का उपयोग करके जल की गुणवत्ता की जांच में सक्रिय रूप से लगी हुई है। मींस यहां पे वुमेन इंपावरमेंट के साथ साथ वुमेन लाइवलीहुड, वुमेन एम्प्लॉयमेंट की भी बात की गई है। जो महिलाएं होंगी वह क्या करेंगी, 24 लाख से अधिक वुमेन्स जो है वह इन्वॉल्व है किसमें, वाटर टेस्टिंग किट का उपयोग करके जल के क्वालिटी को चेक करती है। मींस एक लाइवलीहुड का प्रोग्राम भी है, रोजगार सृजन भी है, तो इसका इंपॉर्टेंस देखिए। फिर इस अभियान में महिलाएं पंप ऑपरेटर, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और BWSC के सदस्यों के नेतृत्व को भी मान्यता दी गई है। इस बात को स्वीकार किया गया कि नाले के पानी की उपलब्धता न पीने, पानी लाने को बोझ को क्या किया है, कम किया है। मींस नाले के पानी की नल के पानी की उपलब्धता, जो नल का पानी है, जो टैप वाटर है, हैज रिड्यूस द बर्डन ऑफ फेचिंग वाटर्स। तो पानी लाने के बोझ को क्या किया है, कम किया। मैंने पहले ही बोला है, पानी लाना किसकी जिम्मेदारी है, महिलाओं की जिम्मेदारी है, और एक्स्ट्रा फिजिकल वर्क है, और जिस कारण से वह जो है जो प्रोडक्टिव वर्क है उनकी इन्वॉल्वमेंट कम हो पाती है, साथ ही साथ शारीरिक रूप से भी उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो वह भी कम किया है। कन्वर्जेंस एंड विजन क्या है इसका, अभियान विभिन्न मंत्रालयों के बीच अभिसरण को बढ़ावा देता है और सुजलम ग्राम, जल समृद्ध गांव की दिशा में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने का लक्ष्य रखता है, जो सीधे तौर पर विकसित भारत के व्यापक दृष्टिकोण में योगदान देता है। और विकसित भारत बनाने का टारगेट कब तक है, 2047। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। अब हम थोड़ा देखते हैं इसमें किस किस मंत्रालय की भूमिका है, किस किस मंत्रालय के कोऑर्डिनेशन में यह चलाया जा रहा है। आप देखेंगे इसमें जल शक्ति के राज्य मंत्री श्री वी सोमनन ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के कर्ली गांव परलू बाजार ग्राम पंचायत से कार्यक्रम में भाग लिया। अब आपके मन में यह आ रहा होगा बिहार से किसने भाग लिया, तो बिहार में कहां हुआ है, तो बिहार के मुजफ्फरपुर, याद रखिएगा बीपीएससी के एग्जाम देने वाले बच्चे समझे, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी ब्लॉक फकुली पंचायत। क्वेश्चन पूछता है, गांव का नाम भी, पंचायत का नाम भी, डिस्ट्रिक्ट भी पूछता है कभी। फकुली पंचायत से जल महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए, कौन शामिल हुए, जल शक्ति के राज्य मंत्री श्री राजभूषण चौधरी। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। श्री राजभूषण चौधरी कौन है, जल शक्ति के राज्य मंत्री हैं, और वह कहां से शामिल हुए इस सम्मेलन में, मुजफ्फरपुर, कुढ़नी ब्लॉक और फकुली पंचायत से। तो इतना याद रखना है, हो गया आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए कंप्लीट। तो ये न्यूज है इंपॉर्टेंट। तीसरा न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इसको जितना ही इसके इंपॉर्टेंस का वर्णन किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि इस न्यूज के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। वुमेन इंपावरमेंट फिर से महिलाओं के लिए है। देखते हैं गवर्नमेंट बेस्ड जो न्यूज है, गवर्नमेंट बेस्ड जो इंफॉर्मेशन है, वह कितना सोशलिस्टिक होता है, कितना जो है ह्यूमैनिटेरियन होता है, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, गवर्नमेंट के जो आइडियाज हैं, उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो इसलिए यहां से क्वेश्चंस आते हैं। आइए देखते हैं, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन ऑन एग्री फूड सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच स्टेट, दिल्ली, मुंबई, कर्नाटका और तमिलनाडु। किस स्टेट में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, किस स्टेट में यह ऑर्गेनाइज हुआ है, कहां हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है। किसने किया है, हमारे प्रेसिडेंट श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली बात है महिलाओं से संबंधित है, तो और महिलाओं से संबंधित जो चीजें होंगी उसमें हमारे प्रेसिडेंट की भूमिका महत्वपूर्ण होंगी, जनरली वहां से वह अधिक कनेक्टेड होंगी। नई दिल्ली में 12 से 14 मार्च, देख रहे हैं मैंने बोला 15 मार्च तक का हमारा यह पीआईबी का कलेक्शन है, और एक अगला सीरीज जो होगा वह 15 मार्च के बाद का होगा, चूंकि कुछ गैप हो गया क्लास में, जिस कारण से जो है यह हमने इसको प्रीवियस से इसको ये किया है, कवर किया है। जो एक जो हमारा जो स्टार्ट हुआ है वह क्रम बना रहे, उसमें कोई ये ना हो। नई दिल्ली में 12-14 मार्च 2026 के बीच कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की भूमिका पर वैश्विक सम्मेलन 2026 का आयोजन हुआ है। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम्स टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली फ्रॉम मार्च 12 to 14, 26।
President Srimati Draupadi Murmu to inaugurate GCWS Global Conference on Women in Agriculture Food System. GCWS 26 will help in gender responsive policy formulation, fostering technological innovations and achieving inclusive agriculture development. देखिए, लैंगिक नीति निर्माण, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने तथा समावेशी कृषि विकास को पाने में GCW 2026 से मदद मिलेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब समझिएगा इस न्यूज को आप कहां कहां मेंस में यूज कर सकते हैं। वुमेन इंपावरमेंट, महिला सशक्तिकरण बेस्ट अगर कोई क्वेश्चन लिख रहे होते हैं वहां पे आप इस न्यूज को भी और इससे प्रीवियस वाले न्यूज को भी, जल शक्ति जल सम्मेलन जो हुआ 2026, दोनों को ऐड कर सकते हैं, दोनों को एज ए एग्जांपल ले सकते हैं। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा ये कदम उठाए गए। अपार्ट ऑफ मेन फोकस्ड प्रोग्राम है, महिला ओरिएंटेड प्रोग्राम है, उसके अतिरिक्त ये सब प्रोग्राम है। तो ऑब्वियसली बात है, मैंने बोला है पीआईबी के न्यूज से आप अपने मेंस में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, मेंस के मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। तो कैसे बढ़ा सकते हैं? ऐसे बढ़ा सकते हैं, यही तरीका होगा बढ़ाने का। आइए देखते हैं अगला न्यूज हमारा जो है, वित्त वर्ष 2025-26 में कोयले के उत्पादन और आपूर्ति खपत से अधिक बनी रहेगी। तापी कोयला को लेकर के एक रिपोर्ट आया है, ये न्यूज है, इसके बारे में जानना चाहिए। चूंकि यहां पे थोड़ा सा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ बीपीएससी देने जा रहे हैं, तो कोयले को लेकर जो रिपोर्ट आया है इसमें देखेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में देखेंगे तो अभी भी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो है वर्ल्ड का कोल का, वह ऑस्ट्रेलिया ही बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। किसमें? वैल्यू वाइड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑस्ट्रेलिया, वॉल्यूम वाइड इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया क्या है? वॉल्यूम वाइड है। और वैल्यू वाइड कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। वैल्यू वाइड मींस क्या? ऑस्ट्रेलिया अच्छे किस्म के कोयले का निर्यात करता है। और सबसे बड़ा आयातक कौन है अभी भी, जबकि डाउनफॉल हुआ है चाइनीज इकोनॉमी में, तो चीन ही है। और दूसरा सबसे बड़ा भारत। तो यहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला जो है वह पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। एक और न्यूज है जो कि आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यह क्या है? हाँ, मिशन मौसम। अगर मानसून बेस्ड, मानसून की अनिश्चितता को लेकर के और अनिश्चितता को दूर करने के सरकार के द्वारा उठाए गए कदम या तकनीकी सपोर्ट, क्वेश्चन पूछा है, टेक्नोलॉजी किस तरह से मानसूनी अनिश्चितता को कम कर सकता है, तो उसमें मिशन मौसम जो है अपने आप में क्या होगा? आपका क्वेश्चन का ये होगा। क्या है? इसको एक बार मैं रीड कर देता हूं। देश में मौसम पूर्वानुमान, जलवायु सेवाओं और आपदा प्रबंधन के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की सटीकता, प्रभावशीलता और समयबद्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने मिशन मौसम की शुरुआत की है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय मध्यम श्रेणी मौसम पूर्वानुमान सहित अपने संस्थानों के माध्यम से इस मिशन को क्रियान्वित किया जा रहा है। अब देखेंगे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है जो किसके द्वारा यह क्रियान्वित हो रहा है, तो आप देखेंगे तो इसमें किसकी किसकी भागीदारी है। आप देखेंगे इसका जो है मिशन मौसम पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय मध्यम श्रेणी मौसम पूर्वानुमान केंद्र की भागीदारी से यह मिशन मौसम स्टार्ट किया गया है। फिर उसके बाद इसमें क्या है? इसमें जो है स्टैटिकल मेथड से डाटा कलेक्ट होगा और उस डेटा के एनालिसिस से क्या होगा? मौसम का पूर्वानुमान जारी किया जाएगा। ये इसका इंपॉर्टेंस है, जिससे मॉनसूनी अनिश्चितता और मौसम का पड़ने वाला प्रभाव, क्योंकि हमारी इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है? एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। अभी भी लगभग 50% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और कृषि में अनिश्चितता, भारतीय मॉनसून में अनिश्चितता कृषि में अनिश्चितता लाता है। अगर मौसम पूर्वानुमान, मॉनसून का पूर्वानुमान हम कर लें अलग अलग माध्यमों से, तो हमारी कृषि जो उत्पादकता है वह उसके निर्धारण में सटीकता आ सकती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यह इंपॉर्टेंट है। यह आपके इकोनॉमिक्स में जाएगा और ज्योग्राफी जैसे टॉपिक में आपके यह एग्जांपल के फॉर्म में यह न्यूज को आप यूज कर सकते हैं मेंस के आंसर राइटिंग में। मिशन मौसम की परिकल्पना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के संस्थानों जिनमें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र में शामिल है के बीच अवलोकन, डेटा मॉडलिंग सिस्टम और तकनीकी क्षमताओं के एकीकरण के माध्यम से बेहतर मौसम, महासागर जलवायु सेवाएं प्रदान करने की है। चलिए एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये कुछ न्यूज था, क्योंकि कुछ न्यूज मैंने बोला है ये पीआईबी करंट अफेयर्स जब आप पढ़ रहे होते हैं तो केवल आप यह माइंडसेट से मत पढ़िए जो मैं प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहा हूं।
और एमसीक्यू के फॉर्म में मुझे देखना है, नहीं। आप इस माइंडसेट के साथ पढ़िए जो मुझे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में पढ़ना है, जो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, और इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव जो डेटा होता है, कॉम्प्रिहेंसिव जो न्यूज होता है, वह आपको पीआईबी देता है, जो कि हर एक लेवल पे आपके एग्जाम में यह हेल्पफुल होता है। और जो आपके करंट अफेयर्स में जो आप लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो सर प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स सबसे चैलेंजिंग सेक्शन था, या मेंस में मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, तो दोनों ही फेज में, दोनों ही स्टेज पे आप पीआईबी से अपने इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। और जो बच्चा पढ़ता है उसी का रिजल्ट भी आता है, ये भी है। आप जो रोड पे देख रहे हैं घूमते हुए, टहलते हुए, वैसे बच्चे पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ते तो उनका रिजल्ट भी नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने आईटीबी इंटरनेशनल टूरिज्म वर्ष बर्लिन 2026 में किस देश के साथ द्विपक्षीय वार्ता का आयोजन किया? तो बर्लिन है तो एक कंट्री तो क्लियर हो गया, जर्मनी होगा। जर्मनी फ्रांस है, जर्मनी इटली है, जर्मनी इंडोनेशिया है, नॉन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इज जर्मनी इंडोनेशिया। देखिए कंफ्यूज करेंगे आप, जर्मनी होगा तो ऑब्वियसली बात है बगल का ही कोई देश होगा, लेकिन यहां पे जर्मनी के साथ दूसरा देश नहीं है, कौन है? इंडोनेशिया। और इंडिया जो है टूरिज्म इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहा है। हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री जो है तेजी से डेवलप हो रहे हैं, पोटेंशियल भी अधिक है, इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे कॉन्फ्रेंस पे भारत का शामिल होना अपने आप में महत्वपूर्ण है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। तो एग्जाम में भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, सीधा सा हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर क्या है? जर्मनी और इंडोनेशिया। ये देखिए थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। भारत ने जर्मनी और इंडोनेशिया के साथ पर्यटन और सतत यात्रा को बढ़ावा देने के लिए आईटीबी बर्लिन 2026 में द्विपक्षीय बैठक की है। India held an international meeting with Germany and Indonesia at ITB Berlin 26 to promote tourism and sustainable development. अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जो इंटरनेशनल टूरिज्म जो ये है मीटिंग है, वह कहां हुआ था? तो वह भी अपने आप में क्वेश्चन होगा, वह कहां हुआ था? बर्लिन में हुआ था। हाँ, जर्मनी। पर्यटन मंत्रालय भारत ने विश्व प्रसिद्ध यात्रा प्रदर्शन आईटीबी बर्लिन 2026 में भाग लिया। द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। देन यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म जो गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया और पर्यटन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय बैठक भी की। अकॉर्डिंग टू गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार जर्मनी भारत के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन साझेदारों में से एक है। यह इंपॉर्टेंट था। अब देखिए ये आपका हो गया, सॉरी ये न्यूज रिपीट हो गया है। हाँ, ये न्यूज देखिए, ये न्यूज आपको एमएसएमई को लेकर के है, जहां पे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स अधिक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है? राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से भारत के समृद्ध हथकरघा विरासत का जश्न मनाते हुए हथकरघा क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को उजागर करते हुए विशेष हथकरघा प्रदर्शनी विरासत शक्ति का आयोजन किया। ये वर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कौन सा वर्ड? ये विरासत शक्ति जो है, विरासत शक्ति का आयोजन किया गया है। किसके लिए? जो हैंडीक्राफ्ट है, हथकरघा है, जो ये है, उसके लिए किया गया है। और ये किसके लिए किया गया? महिलाओं के लिए। बैक टू बैक न्यूज देखिए, महिला डेवलप, महिला वुमेन इंपावरमेंट को लेकर के। इसके पीछे रीजन था, जो वुमेन्स डे भी इसी मंथ में था, मार्च में ही था, इसलिए भी इस सारे स्कीम्स लॉन्च किए गए। यह भी इसको पकड़ने का तर्क है। चलिए, ये जो है, ये जान रहे होंगे कौन है? ये कौन है? हाँ, नेपाल के नए पीएम। क्या नाम है इसका? श्री बालेंद्र शाह। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो हमारे पड़ोसी देश में जेएनजी आंदोलन हुए, बांग्लादेश में भी हुआ और नेपाल में भी हुआ। नेपाल में देखिए चीजें सुधार की ओर गई हैं। नेपाल में ड्यूरिंग द मूवमेंट, आंदोलन के समय भी देखेंगे आप, वह आंदोलन का भी एक था, उग्र था, लेकिन अनइथिकल नहीं था, अनैतिक नहीं था, महिलाओं के प्रति अव्यावहारिक नहीं था। लेकिन बांग्लादेश का आंदोलन देखिए, अनैतिक था, अनइथिकल था और अव्यावहारिक था। बांग्लादेश में आंदोलन के दौरान किसी को मार के पेड़ से लटका दिया जाना या फ्लाईओवर के नीचे लटका दिया जाना, यह सब कहां क्या है? और नेपाल में भी आंदोलन हुआ था, तो नेपाल में ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिली। इसका सीधा संबंध धर्म से है। माने ना माने, आप मानिए ना मानिए, लेकिन मानना पड़ेगा, इसका सीधा संबंध धर्म से है। बांग्लादेश मुस्लिम बहुल कंट्री है, जो कि कट्टरवाद कंट्री है, कट्टरता को बढ़ावा देता है। और नेपाल किसी भी तरह से है
तो वह हिंदू आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है, हिंदू आइडियलिस्टिक बेस्ड कंट्री है, हिंदू आदर्श का सम्मान करता है, और इसी घटना से आप दोनों में कौन तुलना कर सकते हैं। बांग्लादेश अभी भी जो है, हालांकि प्राइम मिनिस्टर वहां भी बन गए, लेकिन अभी भी वह समस्या है। लेकिन नेपाल में देखिए सुधार की ओर नेपाल तेजी से बढ़ रहा है, और नेपाल में एक महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इस न्यूज के बाद का यह जो स्कूल में जो है, कॉलेजों में अब पॉलिटिकलाइज ये नहीं होगा, जो यूनियनबाजी होता है जिस कारण से बच्चों का पढ़ाई डिस्टर्ब होता है, वो चीज है। दूसरा, स्कूलों में अब प्राइवेट स्कूलें नहीं होंगी, सरकार, गवर्नमेंट स्कूल में भी जितने भी गवर्नमेंट इंप्लॉयज हैं, मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं, सभी के बच्चे सरकारी स्कूल में। देखिए विकास की ओर बढ़ता हुआ नेपाल और विनाश की ओर बढ़ता हुआ बांग्लादेश। तो इसका सीधा संबंध, मैं तो यही मान के चलता हूं, इसका सीधा संबंध धर्म से है, कट्टरवादिता से है। बांग्लादेश कट्टर इस्लामिक कंट्री है, और इस्लामिक आइडियोलॉजी के कारण वहां पे ये सारी घटनाएं हुई। और नेपाल जो है हिंदू आइडियोलॉजी, हिंदू आदर्श के कारण जो है नेपाल विकास की ओर बढ़ रहा है। चलिए, तो आगे इसमें कुछ न्यूज आता है तो हम लोग इसको नेक्स्ट इससे एक साथ अपडेट करेंगे। एक और है, जामनगर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा द्वारा 2 दिवसीय स्वादोत्सव का सफल आयोजन किया गया। अब ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आयुर स्वादोत्सव का सफल आयोजन किसके द्वारा किया गया है? इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद जामनगर के द्वारा। जामनगर कहां है? गुजरात में है। इस आयोजन में लगभग 32,000 से अधिक लोगों ने सहभागिता करते हुए आयुर्वेद आधारित स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ एवं उत्पादों का क्या किया है? आनंद लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप देख सकते हैं। चलिए, एक न्यूज और बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत ने किस देश के साथ खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे किए? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, और नॉन ऑफ दीज है। अब यह न्यूज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत जो है, अभी कौन सा मैच हुआ था इंटरनेशनल लेवल पे? T20 वर्ल्ड कप हुआ था। T20 वर्ल्ड कप का कौन विनर है? भारत किसको हरा के बना था? ऑस्ट्रेलिया को हराया था भारत, न्यूजीलैंड को हराया था ना। तो इस कंटेक्स्ट में भी यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के साथ न्यूजीलैंड के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। समझे इस न्यूज का इंपॉर्टेंस और इस न्यूज का किस किस डायमेंशन में इंपॉर्टेंस है। सॉरी, हाँ ठीक है। तो राइट आंसर इज न्यूजीलैंड, समझे ना। और ये चूंकि T20 वर्ल्ड कप का भी मामला है, स्पोर्ट्स से है, और प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन है। अब यहां पे एक्सप्लेनेशन लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते हैं तो भी कोई बात नहीं है। आप यहां से इतना सही काफी हो जाएगा, लेकिन कब से क्या हुआ थोड़ा देख लेते हैं तो हमें याद रहेगा, चीजें हमको कंफ्यूज नहीं करेंगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ष 2026 खेल संबंधों का के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसकी शुरुआत 1926 में हुई थी, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था, जो दोनों देशों के बीच शुरुआती प्रमुख खेल आयोजनों में से एक था। इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए दोनों देशों ने सहयोग गहरा करने और खेल कूटनीति को मजबूत करने के लिए नई पहल की खोज की है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल वर्ल्ड कप भी हुआ है। अब एक न्यूज और है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप। मदुरै में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को इनॉग्रेट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, और मदुरै को और भी किस तरह से हिस्टोरिकली और कल्चरली जाना जाता है, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो है ही, लेकिन मदुरै जो है उसको सिटी ऑफ टेम्पल भी कहा जाता है, और हिस्टोरिकली और कल्चरली उसके बारे में देख लेना है, जिससे आप जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, तो भी रिपीट हो गया क्वेश्चन। हाँ, ये भी न्यूज है जो कि आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, बेसिकली मेंस एक्सक्लूसिव न्यूज है। ट्राई ने दूर संचार प्रसारण केवल सेवा डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम ऑडिट मैनुअल 2026 जारी किया है, और इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं मैं इसको दे दूंगा, तो आप एक बार देख लीजिएगा। यह मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स में इसका कोई सा मतलब नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, भारत टैक्सी पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? भारत टैक्सी पहल नहीं है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होता तो क्वेश्चन नहीं देते हम। यह है कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के द्वारा, और ये टैक्सी पहल कैसा है, जैसे ओला उबर है ना, वैसे इंडियन गवर्नमेंट का यह कोऑपरेटिव टैक्सी सिस्टम है। जो टैक्सी जिस तरह से हम लोग लेते हैं, तो ठीक वैसा ही एक ऐप है भारत टैक्सी,
जो क्या है वह कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, ध्यान रखिए, कंफ्यूज कीजिएगा इसमें, और बहुत इंपॉर्टेंट है यह। हाँ 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 एग्जैक्टली, हाँ, उसका प्राइस भी कम रहेगा और बहुत सारी फैसिलिटीज रहेंगी। क्या क्या इसमें व्यवस्था है, क्या क्या सुविधा है, देखिएगा आप इसको डिटेल्स में, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डिटेल्स इसको देख लेना चाहिए। सहकारिता मंत्रालय सहकारी संस्थाओं को रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा तथा जमीनी स्तर पर आर्थिक भागीदारी को प्रभावी साधन के रूप में सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत टैक्सी को मोबिलिटी क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में परिकल्पित किया गया, जिसमें चालकों, जिन्हें सारथी कहा गया है, को स्वामित्व प्रबंधन और मूल्य सृजन को केंद्र में रखा गया। अब देखिए, जो टैक्सी चलाएगा, जो सारथी होगा, वही उसका मालिक होगा, वही उसका मूल्य निर्धारण करेगा। और इसमें जैसे ऐप वगैरह में क्या होता है ना, कुछ परसेंटेज कंपनी ले लेती है, इसमें कोई कंपनी नहीं लेगी, सारा क्या होगा, जो ड्राइवर होगा उसी को गिव अप किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। तो मीन्स उनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। भारत टैक्सी भारत की पहली सहकारी नेतृत्व वाली राइड होल्डिंग प्लेटफॉर्म है। यह सहकारी क्षेत्र को सुदृढ़ करने और सहकार से समृद्ध के दृष्टिकोण के अनुरूप समावेशी नागरिक केंद्रित मोबिलिटी समाधान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के निरंतर प्रयासों का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर। बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के अंतर्गत पंजीकृत भारत टैक्सी की स्थापना 6 जून 2025 को सहकारिता क्षेत्र में कार्यरत 8 राष्ट्रीय स्तर के संस्थाओं द्वारा की गई है। इसका आधिकारिक शुभारंभ 5 फरवरी 2026 को किया गया। वर्तमान में भारत टैक्सी सेवा दिल्ली एनसीआर, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुजरात, अहमदाबाद, राजकोट, सोमनाथ, द्वारका में संचालित है। भारत टैक्सी का अगले 2 वर्ष में चरणबद्ध तरीके से देश भर में अपनी सेवाओं का क्या करना है, विस्तार करना है। तो इंपॉर्टेंट है इस सारे न्यूज में, ये तो जानने के लिए है। कहां है अभी, ये भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हुआ। किस मिनिस्ट्री के कोऑर्डिनेशन में हो रहा है, तो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री। हाँ, यहां पे कंफ्यूज नहीं करना है। हाँ, ये देखिए, केंद्र सरकार ने ट्रक चालकों के कल्याण में सुधार के राष्ट्रीय राजमार्गों पर पेट्रोल पंपों समर्पित किफायती और सुरक्षित विश्राम सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु अपना घर पहल शुरू किया है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह किसके लिए, ट्रक ड्राइवरों के लिए। अब देखिए, ये जो ये है, आप देखेंगे इसको, जब से राहुल गांधी ट्रक पे बैठे हैं तब से ट्रक ड्राइवर के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे नए नए स्कीम को लॉन्च किया। क्योंकि भारत सरकार कहने से हमारे प्रधानमंत्री को, मोदी जी को पता था ट्रक ड्राइवर भी एक बड़ा वोट बैंक है, और राहुल गांधी ने पिन पॉइंट को पकड़ा था, और यह क्रेडिट जाता है हमारे अपोजिशन को, राहुल गांधी को। ट्रक ड्राइवर के लिए इतनी सारी सुविधाएं, इतने सारे बेटर पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के पीछे यही डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में सरकार से काम कैसे करवाया जाता है, यह किसकी जिम्मेदारी होती है, अपोजिशन की जिम्मेदारी होती है। अपोजिशन ने सरकार को इन्फ्लुएंस करा के ट्रक ड्राइवर के बेटरमेंट के लिए बहुत सारे स्कीम्स को लॉन्च करवाया। इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स 85 सामुदायिक मंदिर किस शहर में आयोजित हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10। यह हुआ है मुंबई में। कहां हुआ यह? मुंबई में हुआ है। इंपॉर्टेंट है यह भी। इंटरनेट की स्थिरता, सुरक्षा और समन्वय पर इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स द्वारा मुंबई में ICAN 85 कम्युनिटी फोरम आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के सहयोग से। कौन सा मिनिस्ट्री है और किसके कॉर्पोरेशन से हो रहा है, यह भी इसमें इंपॉर्टेंट होगा। यह बेसिकली आया है, उसके बाद से ही देखोगे आप, इसके सिक्योरिटी के लिए, इंटरनेट के से संबंधित जो सिक्योरिटी है उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए लाया गया है। ट्रू कॉलर में देखोगे अब जो फोन आता है, अब नाम के साथ फोन आएगा। ये सारी चीजें की गई हैं इसके बाद से ही, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। कुछ मेजर चेंजेस हुए। हाँ, नॉर्मल कॉल पे। अब एक और न्यूज है, यह बेसिकली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या है? अभी तक हम लोग पढ़ते थे NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मेल न्यूट्रिएंट्स है सॉइल का, इसके रेशियो में चेंज हो गया है। 3:1 पढ़ते थे हम लोग NPK। अब हाल के दिनों में एक अध्ययन से पता चला है, नाइट्रोजन N के लिए 30%, 30 से 45%, मीन्स 30 to 45%, फास्फोरस के लिए 15 से 25% और पोटेशियम के लिए 50 से 60%। मीन्स क्या? NPK का जो कॉम्बिनेशन था 3:2:1, अब वह अपोजिट हो गया है। सबसे अधिक किसका है? यह पोटेशियम का है, 50 से 60% है, और तब हमारा क्या है? नाइट्रोजन है, और तब पोटेशियम है। तो सॉइल के हेल्थ में यह चेंज हुआ है, मेजर चेंज हुआ है। तो यह आपके एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज है।
जो कि आप मेंस वगैरह में यूज कर सकते हैं, बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, और इस तरह के न्यूज को हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अपने मार्क्स में। फिर ये बातचीत की निरंतर चर्चा, ताजी बनी हुई कॉफी को लेकर के, कॉफी की अभिनव भोजन प्रदर्शन दृश्य में ने नई दिल्ली में भारत मंडप में हॉल को भर दिया। आहार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और अतिथि मेला का 40वां संस्करण। ओके, ये जो है ये न्यूज है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले का 40वां संस्करण 10 से 14 मार्च 2026 को आयोजित किया गया है। कहां पे? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। इतना न्यूज याद रखेगा, बाकी और बहुत ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है। चलिए, फिर दूसरा, केंद्रीय संचार राज्य मंत्री सी तमिलनाडु चेन्नई में आयोजित ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन को संबोधित किया। ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन कहां हुआ है? तमिलनाडु में हुआ। यह भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तमिलनाडु में आयोजित। बस इतना याद रखिए, इसे न्यूज से इतना ही काफी हमारे लिए है। फिर केंद्रीय संचार राज्य श्री चंद्रशेखर आज तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित ग्राम, अच्छा ये सेम न्यूज था, सॉरी। चलिए, एक और न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जल मात्स्यिकी पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थान पर, सॉरी शीत जल मात्स्य, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोल्ड वाटर फिशरीज ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच प्लेस? कंफ्यूजन होगा क्या? श्रीनगर, दूसरा क्या है? शिमला, लद्दाख, तीनों कोल्ड एरिया है। तो अब देखो यहां पे एलिमिनेट कर, लद्दाख में मछली नहीं हो सकता है, वो कोल्डेस्ट प्लेस है। तो दो कंफ्यूजन है, शिमला और श्रीनगर। शिमला बहुत मछली के लिए नहीं जाना जाता है, मछली के लिए क्या जानता है? श्रीनगर। तो राइट आंसर इज श्रीनगर। सॉरी, हाँ श्रीनगर राइट आंसर है इसका। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी तथा पंचायती राज्य मंत्रालय श्री राजीव रंजन सिंह ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थापित होने वाली 100 करोड़ रुपए की एकीकृत एक्वा पार्क परियोजना, एक यह भी इंपॉर्टेंट है, हाँ, एक एकीकृत इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दिया गया है। कहां पे होगा? यह अनंतनाग में होगा। 100 करोड़ का है। देखो जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट, जम्मू कश्मीर में अब जो आतंकवाद के लिए जाना जाता था अनंतनाग, अब वह एक्वा पार्क के लिए जाना जाएगा। यही डेवलपमेंट है, यही तो विकास है, और क्या है। चलिए, INS त्रिकंद ने 13 मार्च 2026 को मॉरिशस के पोर्ट लुइस में अपना प्रवास समाप्त किया है। यह इंपॉर्टेंट है। INS त्रिकंद वह मॉरिशस में था। मॉरिशस में क्या करा था? 58वें मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस परेड में पार्टिसिपेट किया था इंडिया के बिहाफ। INS त्रिकंद। अब यह मॉरिशस जो है हाल के दिनों में न्यूज में भी रहा है, किसके लिए रहा है? मॉरिशस के पास ही है आपका ये, हाँ, ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरीज है यह, और यहां पे है एक आइलैंड डियो गार्सिया आइलैंड, जिसके ऊपर ईरान का देखिए लोकेशन ये है, और ईरान ने वहां से यहां पे स्ट्राइक किया था। तो मॉरिशस इस कारण से भी न्यूज है, और INS त्रिकंद आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो ये कुछ हमारे PIB के न्यूज थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको न्यूज के कलेक्शन से ही दिख रहा होगा जो एग्जाम ओरिएंटेड कैसे है, कैसे यह प्रीलिम्स में है और कैसे यह मेंस में है। तो ये PIB का सीरीज जो है यह चलता रहेगा रेगुलर। अब अगर किसी कारण से नहीं हुआ तो उसको हम लोग क्या करेंगे? प्रीवियस न्यूज को भी आगे कवर करेंगे। जैसे ये प्रीवियस न्यूज है, चूंकि क्लास बीच में ये हो गया था, ब्रेक हो गया था, तो उसको हमने यहां कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में 15 मार्च के से लेकर के जो अप्रैल का 15 मार्च कंप्लीट मार्च के न्यूज को हम लोग कवर करेंगे, और फिर उसके बाद अप्रैल को स्टार्ट करेंगे। तो चूंकि PIB के न्यूज ऐसा नहीं जो बहुत सारे न्यूज होते हैं, न्यूज का फिल्ट्रेशन इंपॉर्टेंट होता है, वो फिल्टर्ड न्यूज है। बहुत सारे इंफॉर्मेशन में से इतने न्यूज ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को यही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।